Assalamu alaikum. This is lecture number 1 from chapter number 1 class 9th chemistry. न्यू सिलेबस है जो कि 2025 के अंदर फॉलो किया जाएगा ऑल ओवर द पाकिस्तान और डेफिनेटली तौर पर ये वही सिलेबस है जो फेडरल का रिवाइज्ड सिलेबस किया गया है। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जो सिलेबस है फेडरल का वो पिछले साल ही रिवाइज किया गया है और ये नया सिलेबस आया है। और ये बात सुनने में आई है ऑफिशियल सोर्सेज से कि जो सिलेबस होगा ऑल ओवर द पाकिस्तान, पंजाब का, फेडरल का, ये सेम किए जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब अगर सेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली तौर पर एक साल बाद फेडरल की बुक्स तो चेंज होने नहीं वाली। इट्स मीन्स डैट कि वही सिलेबस जो है वो आपके लिए आने वाला है, ठीक है। और वैसे भी मैं नेशनल बुक पब्लिशर्स वगैरह जो है उनको काफ़ी फाइंड आउट करता रहा हूँ, सर्च वगैरह किया है। उसके बाद हम इस हतमी नतीजे के ऊपर पहुंची है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी अकेडमी, कि डेफिनेटली तौर पर यही सिलेबस जो है ये प्री 9 के स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाएंगे। So be relaxed and just follow us. And one more important thing is for you all you guys is that I am not going to make the lecture series only on chemistry, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बनाई थी हादी बायोलॉजी 20 वाले चैनल पे, काफ़ी फेमस भी गई केमिस्ट्री के लेक्चर्स। तो ये जो लेक्चर सीरीज होगी ये ना सिर्फ केमिस्ट्री पे होगी बल्कि बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, आपकी जो पाक स्टडी, इस्लामियत, सभी सब्जेक्ट्स जो है वो मैं खुद कवर करने वाला हूँ। अब अगर आपको बाकी जो लेक्चर्स हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो किसी सूरत में आपको ना मिल रहे हो तो आपने सिंपली तौर पर क्या करना है, आपने इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लेना है 0302 7762 964, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, अकेडमी का नंबर है, ठीक है, दी अल्फा अकेडमी अजमान। वैसे यहाँ पे हम लोग लाहौर में हैं और आप लोग जो हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकली, ऑनलाइन में आइए, फिजिकली आइए, सो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, सब्सक्रिप्शन जो लेक्चर्स नहीं मिल रहे होंगे, जैसा कि अभी आपको केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे सीरीज में मिलेंगे और ज़बरदस्त किस्म के मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा, आपकी रूह खुश हो जाएगी। तो जो बाकी लेक्चर्स होंगे वो सब पेड होंगे, तो डेफिनेटली तो बहुत ही कम कीमत के ऊपर आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उनकी सब्सक्रिप्शन। तो आपने इस नंबर के ऊपर क्या कर लेना है, रब्ता कर लेना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा, क्योंकि ये टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक और चीज़ जो है उसके बारे में वार्न कर दूं, वो ये है कि देखिए हमारे साथ सिर्फ वही स्टूडेंट्स जुड़िए जो कि अपनी लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं। एक प्लान है, ये नहीं है कि एक दिन आए, एक वीडियो लेक्चर देखा, डाउनलोड मारा, रख लिया कि यार 2 दिन बाद देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको देखना है खुले दिल से देखिए, ठीक है, ऑनलाइन देखिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और जल्दी से मुक्की बजा के ठोक दो और बोलो सब्सक्राइब इज डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज अबाउट द नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। अब देखो, साइंस के बारे में आपको बताया गया था जब बायो की मैं क्लास ले रहा था पहला लेक्चर, उसमें मैंने बताया था कि हु इज द फादर ऑफ द साइंस। द फादर ऑफ द साइंस इज डैट, कि मैंने कहा गैलीलियो गैलीलाई जो है वो फादर ऑफ साइंस है, राइट। फिर हमने कहा कि साइंस के जो वर्ड है वो सेंटेशिया से निकला, फिर साइंस के अंदर नॉलेज जो है वो बढ़ता चला गया, इतना नॉलेज बढ़ गया कि हमें साइंस को डिवाइड करना पड़ गया, उनके डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर उनको नाम दे दिया गया, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का एंड बायो का नाम दे दिया गया, इसी तरह से मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने ये पूछा है कि जो साइंस केमिस्ट्री में आएगी उस साइंस की नेचर क्या होगी, मतलब वो किस चीज से डील करेगी, समझ आ गई बात। तो अब वो डील करना जरा देख लें किस किस चीज से डील कर रही है। तो देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज द साइंस, केमिस्ट्री इज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटेरियल ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है वो मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था, आई क्यूब कमर पाकिस्तान की तरफ से भी लॉन्च किया गया था और पाकिस्तान जो है वो चांद के ऊपर पहुंच चुका है माशाल्लाह से। मई के पता नहीं मई या जून जुलाई इन्हीं मंथ्स के दरमियान इसी साल पहुंचा, 2024 के अंदर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी साल जो है वो ये पहुंचा है पाकिस्तान जो है वो चांद के ऊपर। चाइना के साथ ही इन्होंने अपना जो मिशन था वो प्लान किया था। चाइना ने अपना वहां पे भेजा है वो सिर्फ सैंपल्स वहां से चांद से इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो डील की जाएगी, मतलब वहां से जो सैंपल्स आएंगे उनको जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो मटेरियल्स या जो मिलेंगे हमें सैंपल्स मिलेंगे उनको जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा बेटा, वो कौन करेगी, वो क्या बायो करेगी, फिजिक्स करेगी? नो, इट इज डील विद द केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री डील करेगी। अच्छा, ये यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, उनमें होने वाले जो चेंजेस हैं। अब एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, आपने पहले कहीं पे केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, ऐसे ये कुछ पढ़ा है ना। अब जो नई बुक है उसमें उन्होंने ये लिख के दिया है कि वो ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेगी यूनिवर्स में पाए जाने वाले मटेरियल्स को, बट उसमें चेंजेस भी इन्वेस्टिगेट करेगी। अब चेंज कैसे आती है, सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो चेंज कैसे आएगी, केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनडायरेक्टली हमें यही बताना चाहते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं, वो केमिकल जो रिएक्शन है
वो उस केमिकल रिएक्शंस को क्या करेंगे, वो स्टडी करना चाह रहे हैं। समझ आ गई बात? तो कॉमन सेंस की बात आई तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, तो मुझे जल्दी से आपने बताना है। मान लीजिए कि आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, रोड के ऊपर आपको 1000 का नोट गिरा हुआ मिलता है और 500 का जो नोट है वो गिरा हुआ मिलता है, तो आप दोनों में से किस नोट को उठाएंगे? ओके, अभी पता चल जाएगा, कमेंट में मेरे को बताइएगा, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, तो केमिकल रिएक्शंस की मैंने बात की। अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो और चीजें हमने डील करनी है, दैट इज आपने कहना है कि केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन। अगर हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की, इसके अलावा अगर हम बेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है, स्ट्रक्चर की बात कर लें, या फिर अगर हम बेटा बिहेवियर के बारे में बात कर लें, ठीक है, बिहेवियर एंड चेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ये सारा कुछ बेटा किसके अंदर आएगा? ये सारा कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। अब मैटर चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, तो वो भी बेटा किस में आएगी? केमिकल रिएक्शन की वजह से आएगी। और केमिकल रिएक्शन हम किससे डील करेंगे? वो डील्स विद द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ डील करेंगे। अब देखें, जो जाबिर बिन हयान है, he is the father of the old chemistry, and tell me who is the father of the new chemistry? The father of new chemistry is Antonio Lavoisier, is the father of the new chemistry. अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, कुछ 12 ब्रांचेस है हमारी इस बुक के अंदर दिए गए हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हमें देखने को मिलेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स द कार्बन, ऐसे सब्सटेंसेस जो कार्बन को स्टडी करते हैं। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, लेकिन कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि कार्बोनेट देख लो। अब कार्बोनेट के अंदर भी कार्बन पाया जाता है, तो क्या ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा। अब कार्बोनेट्स की अगर हम बात कर लें, तो आपने याद रखना है कि कार्बोनेट्स इसमें नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CaCO3 के अंदर अगर आप देखें तो कार्बोनेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बट ये क्या इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह से अगर बाइकार्बोनेट की अगर हम बात कर लें, तो बाइकार्बोनेट में भी आपने याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात कर लूँ, NaHCO3, ये मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। अब देखो, कार्बोनेट में भी कार्बन है, बाइकार्बोनेट में भी क्या मौजूद है? कार्बन है। क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा? तो आपने याद रखना है कि नहीं आएगा। अब इसी तरह से ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस है और ये पेपर में एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे कि क्या जो हमारे पास कार्बोनेट्स है, जैसे कि कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग द कार्बन, इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? वी विल से दैट इट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रादर दैट इट इज हैविंग द कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल एज वेल। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं कार्बाइड्स के, तो आपने याद रखना है कि जो कार्बाइड्स होते हैं, ठीक है, वो भी इसी की कैटेगरी के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जब कार्बाइड की हम बात करते हैं तो बेटा कार्बाइड में C2-2 ये कार्बाइड का केमिकल फार्मूला आ जाता है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बाइड लिखेंगे तो CaCO2 जो है ये कैल्शियम कार्बाइड, ये भी आपने याद रखना है, इसमें नहीं आएगा। ऑक्साइड्स की बात कर ले तो ऑक्साइड में O-2 जो है, ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपने याद रखना है कि इसमें नहीं आएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जिसमें आपने क्या लिखना है कि जिसमें कार्बन भी हो और साथ में हाइड्रोजन भी हो। अब ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड जरा बेहतर होता है, उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। इसलिए आप अगर कहीं पे ये लिखा गया ना कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हाइड्रोकार्बन्स कहां से आ गया, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो भी ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है ये कंपलसरी होंगे, फिर ये इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि इन मॉलिक्यूल्स में देखो कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है अभी। उसी तरह से अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कि अगर पेट्रोलियम की बात कर लें, पेट्रोकेमिकल्स की बात कर लें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात कर लें, ये सारे जो है ये किस में आएंगे? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड आ जाएंगे। यानी कि आपके बुक के अंदर डेफिनेशंस लिखी होंगी, उनकी एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स मिसिंग होगी, तो आपने एग्जांपल्स और एप्लीकेशन दोनों में से भी एक हेडिंग देके वहां पर आपने ये चीज जो है वो लाजमी तौर पर नोट कर लेनी है। अब पिछली बार जब सीरीज बनाई थी तो बहुत सारे बच्चों के मेरे को कमेंट आए कि सर क्या हम ये पेपर में लिख सकते हो? भाई 100% लिख सकते हो, यही इजी वर्डिंग के अंदर आपके लिए लिखा जाता है, बुक से फॉलो किया जाता है, कोई भी बाइट से हम लोग चीजें फ्रेम नहीं करते, और ये आपके बुक का कंटेंट होगा सारे का सारा। समझ आ गई बात? तो नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स आगे शेयर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका अपना चैनल है, मजे करो। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपने याद रखना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, बेटा वो किस में आएगा? वो आपने याद रखना है कि वो इसी के अंदर
आ जाएगा, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। वेरी वेरी सॉरी। अच्छा आप देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो आपने याद रखना है कि जो ग्लास होते हैं, ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सिरामिक्स इंडस्ट्री है, मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो वहां पर ये जो जितने भी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही होती है। क्लियर होगी बात। अच्छा अब फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात कर ले, तो आपने याद रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ अ मैटर। ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है। लफ्ज क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला, यानी कि स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रांच एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर, मैटर में होने वाले चेंजेस और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, या मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ ना तो फिजिकल स्टेट को स्टडी करते हैं। मैटर की अगर बात करें तो मैटर की कितनी हालतें हैं, कितनी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, आपको पता है 3 आपको पढ़ाई जाती है मेनली तौर पर। कौन कौन सी, लिक्विड, सॉलिड, गैस। चौथी कौन सी होती है, जो एडवांस बच्चे उनको पता होता है कि वो प्लाज्मा होती है। अच्छा पांचवी कौन सी होती है, किसी को पता है, बताइएगा। पांचवी मैं बता देता हूँ, पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन होती है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। समझ में आ गई बात। अच्छा अब हम जब ये स्टडी करेंगे ना बेटा, ये देखिए अंडरस्टैंड करें आप, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ द केमिकल्स। केमिकल्स कौन से, मतलब मैटर की जो हालतें हैं। तो चेंजेस ऑफ मैटर जो हम स्टडी करते हैं, नीचे लिखा भी गया है बिहेवियर ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, जब इनकी हम स्ट्रक्चर और इनके अंदर होने वाले जो चेंजेस है, जब ये एक से दूसरे में तब्दील होता है, जो चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, चेंजेस आती हैं, तो वहां पे कौन कौन से लॉज लगते हैं, मतलब कौन से गैस लॉज लगते हैं, वो तमाम चीजें जो है वो आपने यहीं पे स्टडी करनी है। क्लियर होगी बात। दैट इज डील्स विद द फिजिकल केमिस्ट्री। और यहाँ पर ये लिखा भी गया है कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन ऑन द मैटर, मैटर के ऊपर जो होने वाले चेंजेस आएंगे ना, जो मैटर को हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये रेडिएशन उसके ऊपर फेंकेंगे, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो भी हमने यहीं पे डिस्कस करनी है, स्टडी करनी है। क्लियर होगी बात। में चेक करने का रिकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अच्छा जी, खामोश रहा हमारी नेकियों पे जमाना, ऐबों की बात आई तो गूंगे भी बोल पड़े। अच्छा जी, अब आगे आगे हमारे पास चौथी ब्रांच दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखो नाम से पता चल रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, यानी कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हमें जब सैंपल दिया जाएगा, कोई कंपाउंड दिया जाएगा, हमने उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डील्स विद, ये पहली लाइन आपने खुद लिख लेनी है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एनालिसिस ऑफ, दैट डील्स विद एनालिसिस ऑफ सैंपल्स। बेटा ये किसके अंदर आएगी, ये आपने याद रखना है कि ये आ जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। अब एनालिसिस दो तरह का होगा, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन सा होता है, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज दैट मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, मैंने आपको एक सैंपल दे दिया, सैंपल मैंने दे दिया आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को छोड़ो, तो मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया। सबसे पहले आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब आपको ये पता करना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इसके कंपोजिशन क्या है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। फिर आपको ये पता करना है कि वो सैंपल की अमाउंट कितनी है, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। मतलब मैंने आपको सैंपल दिया, जब आप सैंपल मेजर करोगे ना कि 40 ग्राम है, 50 ग्राम है, या 20 ग्राम है, या 10 ग्राम है, वो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। जब आप ये स्टडी करोगे कि उस सैंपल के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है, रेत है, लोहा है, या कोई और चीज भी मौजूद है, तो वो किस में आएगा, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में चला जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है डेली लाइफ में, फायदा डेली लाइफ में ये होता है कि आपको पता है कि लास्ट डेज के अंदर पिछले मंथ जो है वो लाहौर जो है वो नंबर 1 के ऊपर गया था। किसी अच्छे काम में नहीं गया, पोल्यूशन के मामले में, एयर पोल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स के मामले में बहुत पुअर हमारा मतलब स्ट्रक्चर था यहाँ पे। तो खैर अभी इंप्रूव हो गया, अच्छी बात है। मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने बहुत अच्छा इसको वर्कआउट किया और इसको हैंडल किया। थैंक यू सो मच मरियम नवाज साहबा फॉर दिस योर वर्क, बिकॉज इसी की बदौलत जो है वो बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो ओपन हुए हैं और जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू हुई है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको पता होगा कि कंजर्व फूड वाटर, अब वो जो क्लाइमेट चेंज है उसका भी तो एनालिसिस किया जाता है। फूड आपको दे दी जाती है, फूड ये जो फूड और पंजाब फूड अथॉरिटी है ये चेक करती होती है, फूड का एनालिसिस सैंपल लेके जाती है, चेक करते हैं कि भाई खुराक ठीक बेच रहे हैं, गोश्त ठीक है, पानी ठीक है, क्वालिटी ठीक है, वो सारी चीजें किस में आएगी, वो इसी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगी। मतलब जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आगे जाके, उसके बाद आपके लिए जो ब्रॉड जो फील्ड बचेगी ना वो ये बचेगी कि आपको इंडस्ट्रीज के अंदर या कोई इसी तरह की जो वर्किंग एजेंसी होगी ना वहां पर आपको हायर कर लिया जाएगा एज अ केमिस्ट के तौर के ऊपर, जहां पर आपको सैंपल ला के दिए जाएंगे और फिर आप उनका क्या करोगे, आप उनका एनालिसिस करने वाले हो। समझ में आ गई बात। मेरे ख्याल से सबसे मजेदार जो है ना वो ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में यार रहो, फिर बताता हूँ क्या है इसमें। अच्छा बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में देखो, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल कंपोजिशन। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस है ना उनको स्टडी करते हैं। तो आप कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद केमिकल कंपाउंड, दैट डील्स विद केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपाउंड
and chemical reactions present in body of लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी के अंदर केमिकल कंपाउंड की बात कर लें तो हमारी बॉडी के अंदर बड़ा जो केमिकल कंपाउंड होता है दैट्स नेम इज अ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है जब ये टूटता है तो इसके टूटने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और साथ में एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में निकलती है। इस केमिकल रिएक्शन को हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ना सेलुलर रेस्पिरेशन का, इसको हम किधर जाके स्टडी करेंगे हम बेटा, इसको वहां पे जाके स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। समझ आ गई बात। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, वो भी यहीं पर आकर स्टडी की जाएगी। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पहली बात हमने ये स्टडी करना होता है कौन से वो केमिकल कंपाउंड्स है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो नई जो बुक है ना उसके अंदर ये मेंशन की गई है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, deals with compound that pollute जो pollute करते हैं, that pollute our environment। अच्छा, इनको स्टडी करना क्यों जरूरी है? इनको स्टडी करना इसलिए जरूरी है जब हमें ये पता चल जाएगा ना कौन कौन से वो कंपाउंड्स है, केमिकल्स है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो फिर हम उनका तोड़ निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे बचने के लिए हम कोई ना कोई लाहे अमल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपने याद रखना है कि वो इस तरह से होगा। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ही जियोलॉजी आएगा, इकोलॉजी आएगा। जियोलॉजी और इकोलॉजी क्या होता है बेटा? जियोलॉजी जमीन से, अर्थ से रिलेटेड, और इकोलॉजी जो होता है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। मतलब इन्वायरमेंट को स्टडी करना होता है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं ताकि उससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के ऊपर कोई असर तो नहीं हो रहा। अगर असर हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किस में आएगा? वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगा। इंडस्ट्रियल स्केल, अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपने याद रखना है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम किसी चीज को बहुत बड़े स्केल के ऊपर बनाते हैं। जब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात आती है ना तो बच्चों को लगता है कि पता नहीं यार ये कोई बहुत ही केमिकल बन रहे हैं। नहीं, मान लीजिए मैं दही बना रहा हूँ, अगर दही में बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्रिपेयर कर लेता ना फर्मेंटर्स के अंदर, मतलब आपको पता है ना घरों में जाग लगा के थोड़ा सा दही बनाते हैं, अगर बहुत ज्यादा दही बना लोगे तो वो किस में आ जाएगा? वो आपको याद रखना है कि वो आ जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि प्रोडक्शन होगी एट लार्ज स्केल, that deals with the study of production of compounds at large scale। यहां पर क्या याद रखना है? प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स एट लार्ज स्केल जो है उसके ऊपर बेटा जी आपने याद रखना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एक और चीज बता दूं कि जो बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे हमारे पास उनको हम स्कॉलरशिप जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको भी आपने ज्वाइन कर लेना। क्लियर होगी बात? चलिए जी आगे हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की कुछ एप्लीकेशंस मैंने लिखी हैं। पेपर, पेंट्स, पेपर बनाने के लिए कागज, पेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये जितनी भी चीजें होती हैं बेटा ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनाने में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें जो मेडिसिन से रिलेट करती है, दवाइयों से रिलेट करती है, ड्रग से रिलेट करती है, उनके इफेक्ट से रिलेट करती है। ठीक है, तो वो आपने याद रखना है वो किसमें आएगी? मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। डील्स, कोई दवाई का नाम लिखो यार, जल्दी से कमेंट में लिखो। deals with production of drugs and their impact on living organism। ये किस में आएगा? ये आपने याद रखना है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो मैं एक मेडिसिन का नाम लिख के देता हूँ, उस मेडिसिन का नाम है नो प्लीज, इट्स अ वेरी स्पेशल मेडिसिन। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है? पॉलीमर केमिस्ट्री आपने याद रखना है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर को स्टडी करते हैं। हम टाइप्स के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और फिर ये स्टडी करते हैं कि पॉलीमराइजेशन को स्टडी करते हैं। अब ये मैं सिंपल करता हूँ। सिंपल ये है कि छोटे मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, जब छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे ना तो उस केमिकल रिएक्शन को हम नाम देंगे पॉलीमराइजेशन का। क्या नाम देंगे? पॉलीमराइजेशन का नाम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे चार मेरे पास सब यूनिट्स हैं, इनके मिलने से देखो एक मॉलिक्यूल बन गया, तो मैं कहूंगा ये किस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बना? पॉलीमराइजेशन के नतीजे में। तो पॉलीमर केमिस्ट्री जो होगी वो आपने याद रखना है कि डील्स विद पॉलीमर्स, डील्स विद composition types, deals with composition types, structure and polymerization of polymers, के साथ जो डील करेगी
बेटा वो किसके अंदर आएगा, वो आ जाएगा पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरह से एग्जांपल में आपने याद रखना है, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं जिसको शापर कहते हो, तो कोई शापर है ना, इस तरह से एक दूसरे को जो बच्चे बोलते हैं। पॉलीथीन कप्स की बात कर लें या टेफ्लॉन की बात कर लें। आपने फ्राई पैन देखा होगा, फ्राई पैन जो है वो आपको पता है थोड़ा सा ऑयल डाले वो इस तरह से बिल्कुल जो चीज़ है वो खराब नहीं होती। उसकी रीजन क्या होती है कि उसके नीचे कोटिंग होती है, किस चीज़ की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है आपने। अच्छा, अब आगे जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री जो है, इसमें हमने उन केमिकल्स को स्टडी करना है जो ज़मीन में पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं ज़मीन को खुदाई करूं तकरीबन 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर के नीचे से मुझे जो मिट्टी के सैंपल मिले उसको मैं स्टडी करूं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, लोहा कितना पाया जाता है उसमें, आयरन कितना पाया जाता है, क्या सोना तो नहीं पाया जाता, वो किस में आएगा, वो जियो केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसलिए आपने यहाँ पे याद रखना है, इट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ। ठीक होगी बात? ये किसके साथ डील करेगी, जियो केमिस्ट्री में इसका आ जाएगा। उसके बाद आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नई बुक के अंदर उसकी एग्जांपल ये इतने से लिखी है कि देखिए एक एटम होता है, एटम के सेंटर में बेटा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवोल्व करते हैं। जब हम इस न्यूक्लियाई ऑफ एटम को स्टडी करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियाई ऑफ एटम जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लेकिन इसके अलावा मेन चीज पता है ये क्या होती है, ये बायो की एक ऐसी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ डील करती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ जो है वो डील करेगी, न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ डील करेगी, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के साथ डील करेगी। ठीक है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड के साथ डील करेगी। रेडियो एक्टिविटी से मुझे याद आ गई एक लेडी, बड़ी खूबसूरत सी, नाम है उसका, ठीक है, उसका नाम था रिएक्टर मैरी क्यूरी। उसका नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी इसलिए याद है कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड सबसे पहले जो नोबेल प्राइज जो मिला था ना यार, उसी को मिला था, मैरी क्यूरी को मिला था। मैडम मैरी क्यूरी, उसको मिला था, नोबेल प्राइज मिला था उसको फिजिक्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद एस्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात कर लेना, तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने याद रखना है कि मैं कहता हूँ कि ये यार जाओ, इसमें मजा है, क्योंकि स्पेस से आने वाली जितनी भी चीजें होती हैं या स्पेस में होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है चीजें। अब स्पेस में क्या क्या मौजूद है, नंबर 1 स्पेस के अंदर आपको नजर आता है जनाब, सबसे पहले तो स्टार नजर आता है, जैसे कि सन एक स्टार है। आपको यूनिवर्स पूरे का पूरा की बात कर सकते हैं, हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, हम प्लैनेट्स की बात करें, एस्ट्रॉइड जो जमीन के ऊपर जो है वो डेली बेस के ऊपर आकर गिर रहे हैं, उनके बारे में हम स्टडी किसमें करेंगे, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। मतलब एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने उन केमिकल्स को स्टडी करना है, उन केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है जो कि उन स्ट्रक्चर के ऊपर हो रहे हैं जो जमीन से बाहर पाए जाते हैं। समझ आ गई बात? तो एस्ट्रोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, सिंपल अल्फाज में कहूँ, डील्स विद स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है, जो उसके साथ डील करेगा बेटा, वो कौन किस में आएगा, वो आ जाएगा, आपने याद रखना है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। आपको एक मजेदार बात बताऊं, अभी जो दिन है वो कितने घंटे का है, 24 घंटे का है। पता है आपको दिन जो है वो 24 घंटे से भी ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो चलिए जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दिन जो है वो पहले 18 घंटे का था, अभी 24 घंटे का है, और उसके बाद ये 30 घंटे का हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि हमारी जो जमीन है ना, जमीन के ऊपर डेली बेस पे ना एस्ट्रॉइड आके गिरते जा रहे हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, अगर किसी ने फिजिक्स को अच्छे से हमारे लेक्चर सुने हैं तो उसको लाजमी तौर पर पता होगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई जल्दी से मुक्की बजा कर ठोक दो और बोलो सब्सक्राइब इज डन, इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि आपको पता रहे। तो देखो जमीन के ऊपर ना एस्ट्रॉइड्स आके गिरते जा रहे हैं, और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आउटर स्पेस से आ रहे हैं। और जब ये आके गिरते जाएंगे तो क्या होगा, उनके गिरने की वजह से बेटा बहुत ज्यादा आपने याद रखना है कि वेट जो है वो जमीन का बढ़ता जाएगा। अब जब वेट बढ़ता जाएगा तो जमीन जो इस तरह से घूम रही है वो आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी। जब आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी तो आज से करोड़ों साल बाद जो है इस पृथ्वी के ऊपर आपने याद रखना है कि जो दिन है वो कितने घंटे का हो जाएगा, वो 30 घंटे का हो जाएगा। और आज से करोड़ों साल पहले दिन जो था वो 18 घंटे का था। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। होप सो आपको ये सारा अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, अगर नहीं है तो सब्सक्रिप्शन चाहते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की तो आपने इस नंबर के ऊपर आ जाना है। बाकी आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। वो डेज आर गोन्स व्हेन यू गो टू स्कूल्स एंड देयर इज अ फलां रूल, ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो, टाइम जाया करो, ऐसा वैसा। आराम से उठिए, बैठिए, टेक्नोलॉजी की तरफ आइए, फोन उठाइए, मोबाइल निकालिए, लेक्चर सुनिए, ठीक है, प्रिपेयर करिए, टेस्ट सेशन हमारे पास रखिए। उसके बाद हम आपका ऑनलाइन एडमिशन भेज सकते हैं, जहां पर आपका सेंटर बनवाना चाहते हो वहीं पे बनवा देंगे, वहां पर आप लोग आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपके रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट्स आपने मेरे साथ जरूर शेयर करना है, बिकॉज हम आपको इस चैनल के ऊपर आपके रिजल्ट्स भी आपके नाम और फोटोज के साथ पब्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। और वीडियो को शेयर जरूर करना, बिकॉज मेरा एक ही पर्पज है, वो पर्पज ये होता है
कि अर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर एंड एडवांस टुगेदर, बिकॉज फाइनली तौर पर जो आखिरी चीज़ है वो यही है कि एडवांसमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट पाकिस्तान जिंदाबाद।